चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 11 के पहले चैप्टर यानी कि त्रुटि का शुभारंभ करेंगे। इसमें हम आज देखेंगे त्रुटि क्या होता है। क्या देखना है? त्रुटि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। और यह त्रुटि होता क्या है? त्रुटि की मतलब क्या होती है? अगर हम अपने लैंग्वेज में समझने का प्रयास करें तो गलतियां जो होती हैं, हमसे जो भी गलतियां होती है वो एक प्रकार की क्या है? त्रुटि। तो साइंस में होता क्या है कि किसी भी मान को जब हम लिखते हैं या कोई हमसे कहता है 2.4 लिखिए, या किसी भी मापक यंत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी माप लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी लापरवाही से थोड़ा बहुत मान में डिफरेंट हो जाना ही क्या है? एक प्रकार का त्रुटि। इसको हम विज्ञान की भाषा में कैसे समझेंगे? तो विज्ञान की भाषा में समझने का मतलब यह होता है, जो एरर होता है वो क्या है कि किसी भी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान, किसी भी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान का मतलब क्या होता है? जो हम खुद प्रैक्टिकल करके क्या करते हैं? निकालते हैं। यानी कि जब आप लैब में जाएंगे प्रैक्टिकल करने, कक्षा 11 में जो पहला प्रैक्टिकल आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? वर्नियर कैलिपर्स का मिलेगा। तो आप जाएंगे, प्रयोग करेंगे, तो जो भी आप प्रयोग करके जो मान आप निकालते हैं या जिस मान को आप बताते हैं कि हाँ हमने इस प्रयोग को किया, इसका मान इतना आया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायोगिक मान। क्या बोलेंगे? प्रायोगिक मान बोलते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि का जो प्रायोगिक मान होगा और उसका जो वास्तविक मान होगा, वास्तविक मान का मतलब जो रियल में उसका पहले से मान क्या है? कुछ न कुछ दिया हुआ है, फिक्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक मान। तो इन दोनों मानों के डिफरेंट को यानी कि अंतर को हम क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलेंगे? त्रुटि बोलेंगे। क्या? प्रायोगिक मान और वास्तविक मान। जैसे अगर हम कहते हैं कि इस बोर्ड की लंबाई, इस बोर्ड की लंबाई 5.4 मीटर है, हमने कह दिया इस बोर्ड की जो लंबाई है वो कितना है? लंबाई हमारे पास 5.4 मीटर है। इस बोर्ड की लंबाई है, हमने बताया आपको 5.4 मीटर है, यानी कि हमने बताया तो यह क्या हुआ? फिक्स मान। कौन सा मान हो गया? फिक्स मान हो गया। और जब हमने कहा कि आप लोग इस बोर्ड की लंबाई मापिए, तो आप में से किसी ने मापा, तो इस बोर्ड की लंबाई मान लीजिए कोई नाप रहा है तो 5.3 बता रहा है, किसी व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं 5.5 है। इस तरह से आपने नापा तो यह मान आया, जबकि हमने बताया कि इस बोर्ड की जो लंबाई है कितनी है? 5.4 मीटर। तो इसमें त्रुटि कितने की होगी? अगर हम इस व्यक्ति के मान को देखें कि इस व्यक्ति के मान में कितने की त्रुटि हुआ, उस व्यक्ति द्वारा कहाँ गलती की गई? मापने में। यानी कि जो मीटर पैमाना का होता है, यम वाला था ना, उसको पढ़ने में गलती किया है। तो कैसे पता करेंगे कितने का हुआ है? तो इसका वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के डिफरेंट को निकालेंगे। मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को क्या करना होता है? घटाना होता है। यानी कि हमारे पास क्या है? 5.4। यह क्या, कौन सा मान था? यह वास्तविक मान है ना, और यह मान कौन सा है? प्रायोगिक। यह और यह कौन सा मान होगा? ये दोनों प्रायोगिक। क्यों? क्योंकि ये मान आप लोगों ने माप कर बताया, तो इसको कौन सा मान बोलेंगे? प्रायोगिक। क्योंकि आपने जो प्रयोग करके बताया, भाई आपने नापा तभी ना आया। और हमने क्या कहा शुरू में? किसकी लंबाई 5.4 मीटर है। तो इस व्यक्ति में कितने का त्रुटि हुआ? कितने का त्रुटि हुआ? 0.1 का। घटा दीजिए, 5.4 में से 5.3 को घटाएंगे। मतलब क्या है? इस डिफरेंट का मतलब यह होता है जो मान हमारा बड़ा होगा उसको पहले लिखना है, और जो मान इसमें से छोटा हो उसको बाद में। तो इसमें बड़ा कौन है? इन दोनों में 5.4 बड़ा है, तो 5.4 में से हम 5.3 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो इस तरह से निकल के आएगा कि इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितने का है? 0.1 का अंतर हो गया। तो यह क्या हो गया? यह त्रुटि कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? त्रुटि। तो अब आप त्रुटि समझ गए होंगे। त्रुटि क्या होता है? तो किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। त्रुटि निकालने के लिए फार्मूला आप देख सकते हैं। त्रुटि क्या होगा? प्रायोगिक मान डिफरेंट वास्तविक मान, यानी कि इन दोनों का जो भी अंतर होगा वही हमारा क्या कराएगा? त्रुटि कराएगा। अब हम देखते हैं त्रुटि के प्रकार क्या होगा। यानी कि त्रुटि जो होता है वो कितने
प्रकार का होता है। तो त्रुटि कितने प्रकार का होता है, यदि हमको इस बात को बताना है त्रुटि हमारा कितने प्रकार का है, तो इसको कैसे बताएंगे। वैसे तो त्रुटि हमें यहाँ 3 प्रकार से पढ़ना है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इस बुक में एक ही त्रुटि पढ़ेंगे। होता है कितने प्रकार का, 3 प्रकार का त्रुटि होता है, लेकिन हमें पढ़ना है यहाँ पर कितने त्रुटि को, एक ही त्रुटि को पढ़ना। अब इसको और इसको क्यों नहीं पढ़ना है, इसको भी बताया जाएगा। तो सबसे पहला जो त्रुटि हमारे पास है कि त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है क्रमबद्ध त्रुटि। कौन सा त्रुटि आता है, क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि। तीसरा होता है स्थूल या सकल त्रुटि। क्या होता है, स्थूल या सकल त्रुटि। अब इसमें हम देखते हैं जो क्रमबद्ध त्रुटि है यह क्या है। क्रमबद्ध त्रुटि क्या है, तो क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब यह होता है, बताइए, अगर आप किसी भी लैब में जाएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए, लैब में ही जाएंगे, वैसे तो इधर कहीं रोड पे चाहे कहीं बगीचे में तो जाके प्रैक्टिकल होगा नहीं, अब कहाँ जाना होगा, लैब में। तो लैब में जाएंगे तो आप क्या क्या, सबसे पहले अपने यंत्र को, यानी जिस यंत्र की आपको क्या है आवश्यकता है, उस यंत्र का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उस यंत्र को लाएंगे, कहाँ रखना है, फिर उसके लिए रूम का टेम्परेचर भी कुछ फिक्स करना पड़ता है, कितने टेम्परेचर पे हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, इसका कई जगह पे हम यूज करेंगे। तो कहने का मतलब हमें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है अपने प्रयोग को करने के लिए, वही हमारा क्या हो गया, एक तरह से क्या कहेंगे उसी को, क्रमबद्ध त्रुटि। मतलब उसको क्रम से क्या करेंगे, पहले लेके आएंगे, अब उसके द्वारा जो प्रयोग करेंगे और उसके अंतर्गत जो भी त्रुटि देखने को मिलेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि। अब क्या है यादृच्छिक त्रुटि की यदि हम बात करें, तो यादृच्छिक त्रुटि का मतलब आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़े होंगे, तो वहां बार बार यादृच्छिक शब्द आ रहा होगा कि यादृच्छा निकाला जाता है या ऐसे होता है ना। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रैंडम। क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलेंगे। तो यादृच्छिक का मतलब होता था कि हम किसी सिक्के को क्या करते थे, उछालते थे, तो उसके हेड या टेल आने की जो भी यादृच्छा होती थी क्या होती थी। यादृच्छा का मतलब यही होता है अचानक से कोई घटना का घट जाना, उस घटना का पता हमें भी नहीं है और उस घटना का पता आपको भी नहीं है कि यह घटना होने वाला है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, यादृच्छिक। तो यह यादृच्छिक होता है। इसमें क्या होता है यादृच्छिक त्रुटि में कि हमें घटना के बारे में कुछ पता नहीं होगा, कहने का मतलब वो यादृच्छिक घटना कहलाएगा। जब घटना पता नहीं हो, अचानक से कोई घटना घट जाए तो उसे क्या, कौन सी घटना बोलेंगे, यादृच्छिक घटना। तो यादृच्छिक त्रुटि क्या होगा, यादृच्छिक त्रुटि क्या होगा, ठीक उसी तरह से बोलेंगे। क्या बोलेंगे यादृच्छिक त्रुटि में, कि जिस त्रुटि का कारण हमें पहले से पता ना हो, जिस त्रुटि का कारण हमें पहले से पता नहीं होगा, उसी त्रुटि को हम क्या बोलेंगे। भाई क्रमबद्ध त्रुटि को कैसे डिफाइन करेंगे, कह देंगे जिस त्रुटि का कारण हमें पता हो। भाई जिस त्रुटि का कारण पता हो, इस बात का क्या मतलब हुआ, यह हम बताएं क्रमबद्ध जो त्रुटि है वो कितने प्रकार से होगा, 1 2 3 4 प्रकार से। क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार का होगा, 4 प्रकार से होगा। अब इस 4 प्रकार में कौन कौन सा है, पहले आता है यंत्रगत त्रुटि। कौन सा त्रुटि होगा, यंत्रगत त्रुटि। कहने का मतलब आप कोई भी प्रयोग करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे, किसी न किसी यंत्र से ही करेंगे ना। जिस भी किसी वस्तु से करेंगे वो आपके लिए क्या होगा, यंत्र होगा। तो उस यंत्र में होता क्या है कि बहुत अधिक दिन हो जाते हैं लैब में, जो भी यंत्र मंगाया जाता है कई दिनों को हो जाते हैं ना, उसी में कहीं पे क्या जंग लग जाता है तो वह सही से काम नहीं करता, तो उसके कारण भी क्या होगी, कुछ त्रुटि होगी, होगी कि नहीं होगी। तो उस त्रुटि को ही हम क्या बोलते हैं, यंत्रगत, यानी कि यंत्र की अनियमितता के कारण, मतलब यंत्र जो है वह शुद्ध रूप से यानी सही तरीके से हमारा काम नहीं कर रहा है, स्लो काम कर रहा है, सही से वह अपना रीडिंग नहीं दे पा रहा है। तो यंत्र की अनियमितता के कारण जो त्रुटि होती है वो क्या होगी, यंत्रगत त्रुटि।
व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है कि कुछ बच्चे होते हैं आना जाना कुछ नहीं उनको, फिर भी जाएंगे, तो उनके द्वारा यानी कि व्यक्ति विशेष के कारण, यानी कि हमारे द्वारा, यानी कि जो प्रेक्षण है, यानी जो कर रहा है प्रयोग, उसके कारण देखने में या जैसे भी किया वो उस बात को नहीं जानता था कैसे करना है और किया, तो उसमें क्या होगी, त्रुटि देखने को मिलेगी। तो व्यक्ति विशेष के कारण जो त्रुटि होगी उसे हम कौन सी त्रुटि बोलते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि। फिर आता है हमारे पास प्रायोगिक त्रुटि। कौन सा त्रुटि आता है, प्रायोगिक त्रुटि। प्रायोगिक त्रुटि का मतलब क्या है कि किसी भी प्रयोग को जब करना होता है, आप जब भी किसी प्रयोग को करने जाएंगे तो पहले प्रयोग करने नहीं जाएंगे, सबसे पहले आपको क्लास में उस प्रयोग के बारे में बताया जाएगा, उसकी सिद्धांत बताया जाएगी कि कैसे कैसे आपको करना है। तो प्रायोगिक त्रुटि में होगा क्या कि जब आपको प्रायोगिक सिद्धांत का अभाव होगा, तो जब आप प्रायोगिक सिद्धांत सही से नहीं जानेंगे कैसे क्या करना है, तो क्या होगा, तब तक सही आप कर नहीं पाएंगे, तो वह प्रायोगिक त्रुटि हो गया। प्रायोगिक सिद्धांत के कमी के कारण, यानी कि आपके अंदर प्रायोगिक सिद्धांत की पूरी जानकारी नहीं है और आपने प्रयोग किया, जो त्रुटि निकल के आई उस त्रुटि को क्या बोल देंगे, प्रायोगिक त्रुटि। अब एक है वातावरण परिवर्तन के कारण त्रुटि। इसका मतलब क्या हुआ, वातावरण परिवर्तन, आप प्रयोग करने गए लैब में, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो क्या होगा, आप परेशान हो जाएंगे, उसके कारण लिखना कुछ और है तो लिखेंगे कुछ और, तो उसके कारण भी त्रुटि देखने को मिलता है। तो इन त्रुटियों की, यानी कि यंत्रगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि और वातावरण परिवर्तन के कारण जो त्रुटि होगी, इसका कारण हमें क्या होगा, पता होगा। भाई यह त्रुटि क्यों उत्पन्न होगा, यंत्र हमारा क्या होगा, खराब होगा, तभी ना आएगा। यह त्रुटि क्यों होगा, जो व्यक्ति है उसको जानकारी पूर्ण रूप से नहीं है। प्रायोगिक त्रुटि क्यों होगा, क्योंकि इसके सिद्धांत को हम नहीं जानते हैं। वातावरण परिवर्तन क्या है, क्योंकि भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, अवनाहट हम महसूस कर रहे थे, इस कारण से त्रुटि हो गई। यानी कि इन त्रुटियों का कोई ना कोई कारण हमारे पास है कि नहीं है, इन त्रुटियों का कारण है। तो यानी कि जिन त्रुटियों का कारण हमें पता है, उस त्रुटि को हम किसके अंतर्गत देखेंगे, क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत। समझ में आया। फिर दूसरा हमने बताया यादृच्छिक जो त्रुटि होती है, यह क्या होती है, ये रैंडम एरर है। कौन सी एरर है, मतलब ये अचानक से होने वाली घटना होगी, जो इसका कारण ना ही हमको पता होगा ना ही आपको पता होगा। तो जब ये बताइए, जब आपको कारण ही नहीं पता है तो फिर आप उसे शुद्ध कर पाएंगे, कभी नहीं शुद्ध कर पाएंगे। भाई इसका कारण पता है तो इसके हम अगले प्रयोग में शुद्ध कर लेंगे, नया क्या कर लेंगे, यंत्र का यूज करेंगे, यंत्र को बदल देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन इसकी त्रुटि हम नहीं सही कर पाएंगे, यह क्यों, क्योंकि इसका कारण हमें पता नहीं है। तो इसका कारण न पता होने के कारण, यानी कि जिस त्रुटि का कारण नहीं पता होगा उसे हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि। बात क्लियर हो गया कि यादृच्छिक त्रुटि, इसलिए इस त्रुटि को हम यहाँ पे पढ़ते नहीं है, इस त्रुटि को हम क्या करते हैं, पढ़ते नहीं। अब जो तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है स्थूल या सकल। कौन सा आता है, स्थूल या सकल। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेक्षक होगा, प्रेक्षक का मतलब प्रयोग करने वाला आप हो सकते हैं, मतलब जो भी होगा जो आप में से प्रयोग कर रहा है, तो उसके कमी के कारण, उसके कमी का कारण का मतलब वही हुआ, लिखना है कुछ और लिखेगा कुछ और। हमने बोला 3.4 लिखो तो उसने क्या लिख दिया, 4.3 लिख दिया, मतलब गलत सुन लिया। तो इस तरह की त्रुटि को क्या बोलेंगे, स्थूल या सकल त्रुटि। तो फिर हमने क्या किया, उसने हम जो बोला कि 5.4 लिखो, वो लिखा 4.5। हमने पूरा गणना किया, कर लिया, अंत में जाएंगे दिखाएंगे तो टीचर कहेगा तुम्हारा गलत है। फिर कैसे गलत है पता करोगे तो इतना जल्दी पता तो हो नहीं पाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से यानी कि वह त्रुटि किसके द्वारा हुआ, प्रेक्षक के द्वारा हुआ ना, खुद के द्वारा हम लोगों ने गलती की उस त्रुटि में, तब वो जाकर वो त्रुटि उत्पन्न हुई। तो उस त्रुटि को नहीं यहाँ पे हमें क्या करना है, नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए कहा जाता है जो भी प्रयोग किया जाता है उसे बहुत केयरफुली यानी कि सावधानी से करना चाहिए, जब तक पता ना हो तब तक नहीं जाना चाहिए। तो फिर अब आगे अगर हम बात करें
तो यह हमारा था त्रुटि के प्रकार में। क्रमबद्ध त्रुटि में यंत्रगत त्रुटि है, व्यक्तिगत त्रुटि है, प्रायोगिक त्रुटि है, वातावरण परिवर्तन के कारण है। कैसे यंत्रगत होगा, कैसे व्यक्तिगत होगा, इन सब चीजों को हमने बताया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रुटि की गणना करेंगे। क्या करेंगे? त्रुटि की गणना किया जाएगा। कैसे त्रुटि की गणना करना? तो यहाँ त्रुटि की गणना हम 4 प्रकार से करेंगे। कितने प्रकार से करेंगे त्रुटि की गणना? 4 प्रकार से हम त्रुटि की यहाँ पे गणना करेंगे। जिसमें पहला जो होगा निरपेक्ष त्रुटि। कौन सी त्रुटि होगी? पहला निरपेक्ष त्रुटि होगा। दूसरा क्या होगा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा क्या हो जाएगा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तीसरा क्या होगा? सापेक्षिक या भिन्नता त्रुटि। क्या हो जाएगा? सापेक्षिक या भिन्नता त्रुटि। और चौथा पढ़ना है प्रतिशत त्रुटि। यानी कि इसमें एक परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, इनको बस समझना है। इसी पे आपसे न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, बताइए कैसे क्या होगा, तो उसको भी कराएंगे। तो पहले समझते हैं निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। तो निरपेक्ष त्रुटि का मतलब क्या है कि जो प्रायोगिक मान है, किसी भी भौतिक राशि का जो प्रायोगिक मान है उसमें से क्या कीजिए? वास्तविक मान को घटा दीजिए। तो जो त्रुटि निकल के आएगी वही क्या होगी? निरपेक्ष त्रुटि। जैसा कि हमने बताया बोर्ड की लंबाई 5.4 है, किसी व्यक्ति ने मापा तो कितना आया? 5.3। तो इसमें कितने की त्रुटि हो गई? यानी कि प्रायोगिक मान में से किसको घटाएंगे आप? वास्तविक मान को। प्रायोगिक में से किसको घटाना है? वास्तविक। या वास्तविक मान हो गया ना, तो क्या आएगा? माइनस में आएगा 0.1। उसी को हम क्या बोल देंगे? निरपेक्ष त्रुटि है। तो एक बात ध्यान देना है कि जो निरपेक्ष त्रुटि होगा वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और तो ध्यान देंगे निरपेक्ष त्रुटि क्या हुआ है, बराबर देख लेंगे, समझेंगे क्या होता है निरपेक्ष त्रुटि। यानी कि प्रायोगिक मान में से कौन से मान को माइनस करना है? वास्तविक मान को। तो वह हमारा निरपेक्ष त्रुटि निकल के आता है। इसके बाद आता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य क्या? निरपेक्ष त्रुटि तो समझ में आ रहा होगा सबको। क्या करना है? प्रायोगिक मान में से वास्तविक मान को घटा देना है। तो अब माध्य क्या होगा? तो इस त्रुटि का यूज कहाँ करते हैं? जब हम कोई प्रयोग करते हैं, मान लो इसके लिए प्रयोग किए नापने के लिए, तो एक बार मापे नहीं आया सही, फिर इसी को क्या किए? दोबारा मापे, फिर भी नहीं सही आया, फिर तीसरी बार मापे, फिर भी नहीं सही आया। यानी कि जब किसी प्रयोग को हम क्या करते हैं? बार बार करते हैं, उसी प्रयोग को हम क्या बोलते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। यह होता क्या है? निरपेक्ष त्रुटि के परिमाणों का माध्य। माध्य जानते हैं कैसे निकालते हैं? माध्य कैसे निकालते हैं? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो उसी तरह निरपेक्ष त्रुटि का परिमाण। परिमाण का मतलब क्या हुआ? निरपेक्ष त्रुटि आप निकाले, मान लीजिए निरपेक्ष त्रुटि को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से। किससे प्रदर्शित करेंगे? निरपेक्ष त्रुटि को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? डेल्टा से। तो मान लीजिए डेल्टा ए है, डेल्टा ए हमारे पास क्या है? या हम कह रहे हैं कि लंबाई में अगर हम निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं तो क्या होगा? डेल्टा एल हो जाएगा ना। अब इसका परिमाण लेना। परिमाण का मतलब क्या करना है? मार लगा देना है। क्या करना है? मार। अब इसके परिमाण यानी कि निरपेक्ष त्रुटि का जो भी हमारे पास क्या होगा? परिमाण होगा, उसका माध्य लेना है। मतलब अगर हम 3 बार माप रहे हैं तो मान लीजिए L1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? डेल्टा L2 हो गया, फिर क्या हो गया? डेल्टा L3। 3 बार मापे। किसी छड़ की लंबाई हम कितनी बार मापे? 3 बार। तीनों बार अलग अलग आया कि नहीं आया मान? अब उतना का क्या करेंगे? जितनी बार काम किए उसी से भाग करेंगे। 1 2 3 बार प्रयोग किए तो 3 से भाग कर दिए। यानी कि यहाँ जो निकल के आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक मान। क्या बोलते हैं? वास्तविक। जब किसी भी क्वेश्चन में वास्तविक मान नहीं दिया होगा, अब बार बार प्रयोग करने को लिए कह रहा है, तो बार बार प्रयोग करके उसका वास्तविक मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। उसकी रियल वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे हमने बताया ना कि इस बोर्ड की लंबाई कितनी है? 5.4। तो यह कैसे निकलेगा? अगर नहीं दिया होगा तो इसको हम बार बार मापेंगे, बार बार इसका क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, और जो भी त्रुटि आएगा उसी का माध्य निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? वास्तविक मान। तो इसको वास्तविक मान भी कहते हैं। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी क्लियर हो गया कैसे करना है कि निरपेक्ष त्रुटि के परिमाणों का माध्य ही हम क्या कहलाएगा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा।
यह बात आपको क्लियर हुआ। अब एक आता है सापेक्षिक या अपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्षिक या भिन्नात्मक या अपेक्षिक त्रुटि, चाहे सापेक्षिक बोलिए चाहे अपेक्षिक बोलिए, अच्छा इसी को भिन्नात्मक बोलिए। इसमें क्या होता है, ये भी बहुत आसान है। क्या करते हैं, निरपेक्ष त्रुटि मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि मतलब क्या हो गया, मान लीजिए माध्य निरपेक्ष में अगर लंबाई में हम काम कर रहे हैं तो डेल्टा एल का निरपेक्ष मान ले लेंगे, यानी क्या ले लेंगे, उसका परिमाण बटे वास्तविक मान। तो वास्तविक मान क्या था, लंबाई के लिए था ना, तो लंबाई अपना कुछ न कुछ क्या होगा निकल के आएगा, यानी कि क्या बोलेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सापेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, हाँ सापेक्षिक या अपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। अब एक आता है प्रतिशत त्रुटि, तो क्या कहेंगे, सापेक्षिक यह भिन्न के रूप में है, यदि भिन्नात्मक त्रुटि में हम 100 का क्या कर दें, गुणा कर दें, जैसे डेल्टा यल बाई यल इंटू क्या हो गया 100, यानी कि जब किसी भी संख्या में हम 100 से गुणा करते हैं तो किस में बदल जाता है, प्रतिशत में बदल जाता है, यानी कि यह हमारा किस में आ गया, प्रतिशत। तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, भिन्न। तो अब हम देख लेते हैं किसको, अल्पतमांक को। अल्पतमांक क्या है, तो अल्पतमांक है किसी भी यंत्र द्वारा, कोई भी यंत्र हो, किसी भी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली वह न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी जो कि हम किसी यंत्र के द्वारा शुद्धता पूर्वक क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे अगर स्केल है आपके पास, साधारण पैमाना आपके पास होता है, हम कहें उससे सबसे छोटी दूरी आप कितने का मापेंगे, तो आप कितने का बताएंगे, 1 mm। 1 mm से कम भी माप पाएंगे क्या, उससे नहीं माप पाएंगे। तो जिस यंत्र के द्वारा जितनी न्यूनतम दूरी आसानी से सरलता पूर्वक शुद्धता पूर्वक हम माप सकते हैं, उसी माप को हम क्या बोलते हैं, अल्पतमांक, जिसको इंग्लिश में लिस्ट काउंट बोला जाता है। जैसे आपके पास जो साधारण पैमाना है उसका अल्पतमांक कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि उससे 1 ही mm मापना है ना, और 1 mm बराबर क्या होता है, 1 mm बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। 1 mm बराबर क्या होता है, 1/10 सेंटीमीटर। तो इसको बदल देंगे, भाग देंगे तो कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह हमने जिस प्रयोग का बात किया, आप जाएंगे पहला प्रयोग आपको मिलेगा वर्नियर कैलिपर्स का, तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। ये बताएंगे स्क्रू गेज का कितना होता है, या पेच मापी, स्क्रू गेज कहिए चाहे इसी को पेच मापी कहिए, इसका अल्पतमांक क्या हुआ, 0.001